तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरा क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और मैं दिव्यांश सर आपको पढ़ा रहा था टीजीटी बीजीटी। हम लोग ने बात की थी कि हम नया बैच हूँ। जैसा कि हम लोग को पता है कि आशुतोष सर अभी क्लास लेके गए हैं। आशुतोष सर अपना एक टॉपिक बताए होंगे, बता रहे होंगे। अब उसके बाद मेरी बारी है, मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने और नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए। मज़ा आएगा, बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे टॉपिक को। ये सबसे बड़ा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। और मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो अलजेब्रा में है। तो हम लोग सभी जानते हैं किस नाम से, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्यों आया, क्या ज़रूरत थी इसकी, इसलिए मार्केट में आया, तो बनाना पड़ा इसको। बात उस समय की है जब कई लोग निकले थे मार्केट में ब्रीफकेस लेने। ब्रीफकेस लेने आए और उन्होंने सोचा कि ब्रीफकेस ले लिया जाए। कौन सा ले लिया जाए, जो सिक्योरिटी वाला हो। तो आप लोग ने देखा होगा कि ब्रीफकेस होते हैं। ब्रीफकेस कैसे होते हैं, ब्रीफकेस ऐसे ही तो होते हैं। अब क्या होता है उसमें, सिक्योरिटी वाला ब्रीफकेस कौन सा होता है, सिक्योरिटी वाला ब्रीफकेस जैसे आप लोग करते होंगे लॉक वाला ब्रीफकेस लेने की कोशिश करते होंगे। इसमें ऐसे करके 4 कॉलम बने होते होंगे ब्रीफकेस में लॉक के लिए। इसमें क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं, जैसे 0 0 0 एंड 0। ज़्यादातर ब्रीफकेस में आपको 0 0 0 पे लॉक हो जाती है। इसी पे चेन आप फंसा देते हो, उसके बाद लॉक हो जाता है आपका। क्या करते हैं आप, वहीं से लॉक हो जाता है। सिक्योरिटी कोड आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से करके उसको सिक्योर करते थे ब्रीफकेस। तो यहाँ पे हुआ क्या होगा, उस टाइम हुआ ये होगा कि क्या हुआ होगा, जो गए होंगे लेने ब्रीफकेस, उन्होंने पहला कोड तुमको याद रहा होगा। मान लीजिए उन्होंने कोड रख लिया होगा, मान लीजिए उनका कोड रहा होगा 1 1 0 0, ठीक है। अब क्या हुआ उनके साथ, हुआ ये कि उनको पहला डिजिट तो याद है कोड का, बाकी तीनों डिजिट वो भूल गए। मतलब पहला वाला कोड का डिजिट उनको याद है, बाकी तीनों वो गए भूल, मतलब मिस हो गया उनके से, माइंड से। अब वो क्या करेंगे, अब उनको ये लगा कि अब क्या करना पड़ेगा भैया। 1 तो पता है हमको कि 1 है, लेकिन जो उसके बाद के 2 डिजिट थे वो तो वो भूल गए, 3 डिजिट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया कि अब मैं सारे डिजिट्स रख रख के ट्राई करता हूँ। तो इस तरह के फॉर्मेशन में कितना टाइम लगेगा या लिखने में कितना टाइम लगेगा। तो हुआ क्या होगा, स्टार्टिंग की होगी उन्होंने 1 0 0 1। पहले तो 1 0 0 0 रखा होगा, 1 0 0 0। फिर क्या हुआ होगा, 1 0 0 1, फिर 1 0 0। बट अगर 1 0 0 2 कोड ना होता और कुछ कोड होता, तब क्या होता है यहाँ पे, तब होता ही है कि 1 0 0 3, 1 0 0 4। ऐसे कर करके 1 के फॉर्मेट में, मतलब जहाँ तक ये 0 9 तक नहीं आ जाता तब तक यहाँ चलना ही चलना था। फिर उसके बाद कोड चेंज करते, यहाँ पे 1 1 करके 0 0 करते, फिर 1 1 0 1 करके करते। इस तरह से करके करते जाते कब तक चले जाते, कुछ पता नहीं चलता। पता नहीं कितनी कॉपियां भर जाती, पता नहीं कितने बुक्स भर जाते, पता नहीं कितनी चीजें भर जाती, लेकिन इसका आंसर ना आता कि कितने बार करना है। और शायद काउंट भी करते करते काफी टाइम लग जाता, और लिखते लिखते तो 1 2 दिन निकल ही जाते, हो सकता है 3 4 दिन निकल जाते, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म जाने वाला चीज था, कोई शॉर्ट टर्म जाने वाला था नहीं, क्योंकि उनको एक ही पता था। अब क्या हुआ होगा, उस टाइम बात हुई होगी, कोई मैथमेटिशियन रहे होंगे, उन्होंने बात की होगी कि ऐसा क्या करें कि इसको हम लोग काउंट कर सकें कि कितने टर्म्स बन सकते हैं। तो उसी के लिए जरूरत पड़ी इनको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। वहीं से ये आया बेसिकली, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन हम लोग समझेंगे आज, का इंट्रोडक्शन समझेंगे। यही सबसे बड़ी चीज़ है कि इसलिए आया क्यों, ये बताना इंपॉर्टेंट था। तो आप लोग जान लीजिए कि इसी वजह से आया था। एक ब्रीफकेस की कहानी है,
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको रफ करते हैं। पूरा रफ हो गया, पूरा रफ नहीं करते हैं, क्या काम। क्या होगा यहाँ से कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का सबसे बेसिक चीज़ क्या है? तो सबसे बेसिक चीज़ जो है वही भैया यहाँ पे चेंज बेसिक को बेसिक ये है। सबसे बेसिक जो है वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, यही इसकी नींव है, यहीं से इसने स्टार्टिंग किया गया था। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो स्टार्टअप हुआ था वो कहाँ से हुआ था? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही हुआ था। और इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? एफपीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? एफपी। कई लोग ने पढ़ा होगा, वैसे तो आप लोग ने इसको 11th में ही पढ़ा होगा, बट भूल गए होंगे बेसिकली, तभी यहाँ पढ़ने ही आए होंगे। जो आदमी भूल जाता है वही आता है, बाकी क्या करने हैं। तो यहाँ से हुआ क्या? हुआ ये कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट बनाया गया, वो क्या बनाया गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का? वो बनाया गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और जो सेकेंड वन बनाया गया वो क्या बनाया गया? वो बनाया गया भैया वो बनाया गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ये जान लीजिए कि न्यू रखी गई थी, क्यों रखी गई थी? इसलिए रखी गई थी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को आप समझ सकिए। जितना ज़्यादा समझ सकेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ध्यान से देखेंगे इसको, समझेंगे भी। तो फिर हुआ क्या? हुआ ये कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है क्या? मल्टीप्लिकेशन की बात हुई। मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट था, जो समझने का कॉन्सेप्ट था, वो कहाँ से आया? तो आया कैसे? मान लीजिए एक रूम था, वहीं से स्टार्टिंग हुई है। एक रूम लिया गया, फिर उसके बाद एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा, अगर यहाँ से नहीं समझ में आता है तो। वैसे यहाँ से क्लियर हो जाएगा, बट उस एग्जांपल से मोस्टली क्लियर हो जाएगा कि क्यों है इम्पोर्टेंट। तो हुआ क्या? एक क्लासरूम रहा होगा, या मान लीजिए एक रूम रहा होगा, लेकिन रूम में इतने इतने गेट्स नहीं होते। तो क्लासरूम मान लीजिए, क्लासरूम में रहे होंगे 1 2 3 एंड 4 गेट एंट्री करने के। ठीक है, और एग्जिट करने के गेट्स कितने बन गए होंगे? एग्जिट करने के जो गेट बने होंगे 1 2 एंड 3 बने होंगे। तो यहाँ पे कंडीशन ये बनाई गई, डू नंबर 1, डू नंबर 2, डू नंबर 3, डू नंबर। यहाँ पे क्या बना होगा? डू नंबर 1, डू नंबर, ये है फॉर एग्जिट। तो यहाँ पे क्या है? फॉर एंट्री गेट। कंडीशंस क्या बनी? फिर रूम में एंट्री करने की जो सिचुएशन बनी, वो D1 D2 D3 D4, मतलब D1 2 3 या 4 से किसी से भी एंट्री आप कर सकते हो, एंटर हो सकते हो रूम में। और जो बाहर जाने की कंडीशन बनी हुई है एग्जिट होने की,
वो कंडीशंस कितनी बनती हैं, 3 बनती हैं। तो क्या हुआ, हम मान लीजिए डू नंबर 1 से गए और डू नंबर 2 या 3 से या 1 से भी एग्जिट कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम किससे जाना चाहते हैं बाहर, कौन वाले गेट से जाना चाहते हैं या कौन वाले गेट में जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़। फिर सेकंड वाले किससे भी एंट्री कर सकते हैं, D2 से, D2 से, तब भी एग्जिट करने के तीनों प्रोबेबल चांसेस बनते हैं, चाहे 1 से जाएं, चाहे 2 से जाएं, चाहे 3 से जाएं। तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। 3 वाले में भी सिमिलर बना और 4 वाले में भी सिमिलर ही बना। तो हुआ क्या है, बन गया हॉच पॉच। तो हॉच पॉच बनने के लिए क्या किया गया, यहाँ पे लाया गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और उसमें सबसे बड़ी चीज उसका फर्स्ट पार्ट मल्टीप्लीकेशन। इससे क्लियर हुआ कि डू 1 से गए तो 2 3 या 1 किसी से भी निकल सकते हैं, डू 2 से भी गए तो 2 3 या 1 किसी से भी निकल सकते हैं, डू 3 से भी गए तो 1 2 या 3 किसी में से भी निकल सकते हैं, 4 से भी एंट्री करते हैं तो 1 2 या 3 से किसी से भी एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, कोई बर्डन तो था नहीं यहाँ पे कि नहीं जाना 4 से है तो निकलना 3 से ही है, ऐसा कुछ था नहीं। तो सिचुएशन बनाने के लिए क्या किया गया, मल्टीप्लिकेशन को लाया गया मार्केट में। और जब मल्टीप्लिकेशन आया मार्केट में तो हुआ क्या होगा, हुआ यही नॉर्मली कि मल्टीप्लिकेशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। मल्टीप्लिकेशन को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया गया, किया ये गया, इसका स्टेप बताया गया कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, मान लिया गया m इज एंट्री गेट्स कंडीशन, जो कि क्या है एंट्री गेट कंडीशन यहाँ पे, जो कि है T1 एंट्री का, D2 एंट्री का, T3 एंट्री का एंड डूर 4, ये चारों एंट्री के गेट्स बन गए। फिर उसके बाद क्या किया इन्होंने, एग्जिट वाले को n बना, सपोज किया कि n इज एग्जिट गेट्स, तो वहां पे जो कंडीशंस बनी वो क्या बनी, एग्जिट गेट्स कंडीशन टूर 1 टूर 2 टूर, ये दोनों कंडीशंस बनी यहाँ से। जब इतना बना ही तो करना ही क्या था, बस इन्होंने दिमाग लगाया कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए उन्होंने दिमाग में रखा कि डायरेक्ट हम करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन लगा के m इंटू एन, और जो कि आपका रिजल्ट फाइंड कर देगा। यही बन गया आपका m इंटू एन, जो बना वही बना फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग शॉर्ट में क्या कहेंगे, तो हम लोग शॉर्ट में कहेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, या फिर कहते हैं इसको FPM। ठीक है, बिना फंडामेंटल के कोई भी चीज़ की स्टार्टिंग नहीं हो सकती, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। फिर सेकंड वाले पे आते हैं, सेकंड वाले की बात क्या हुई होगी, यहाँ पे तो कंडीशन भाई साहब वही बनी। ठीक है, इन बदलाव क्या किया गया, चेंजेस क्या किया गया, चेंजेस चेंजेस ये किया गया 1 2 4 गेट्स ऑलरेडी वही थे, T3 ये किसके लिए थे भैया, ये एग्जिट के थे, और ये क्या था, एंट्री का। कंडीशन यहाँ पे क्या बनानी थी, कंडीशंस ये बनानी थी यहाँ पे भैया, एंट्री तो करने की सिचुएशन जो होंगी यहाँ पे वो क्या होंगी, वो किसी से भी एंट्री कर सकता है और किसी से भी एग्जिट हो सकता है, कंडीशन होंगी। यहाँ पे लगाया गया क्या, एडिशन, और यहाँ पे क्या सिचुएशन थी कि एंट्री वाले से एंट्री किया गया और एग्जिट वाले में से एग्जिट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे भी कोई ये नहीं था कि एग्जिट वाले किसी भी गेट से एंट्री हो सकती, मतलब एग्जिट हो सकते थे आप, और एंट्री वाले से किसी से भी एंट्री ले सकते। यहाँ पे सिचुएशन क्या बोल दिया, यहाँ बोला किसी से भी एंट्री ले लो, किसी से भी एग्जिट हो जाओ, हमसे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशंस कितनी बनेंगी, जाने की या बाहर निकलने की, एंट्री करने की या एग्जिट करने की, जो कंडीशंस बननी है वो क्या बननी है, वहाँ पे भी मान लिया गया है, यहाँ पे भी सिमिलरली
एम क्या था भैया, एम यहाँ पे था D1 D2 D3 एंड D4, और एन क्या सिचुएशन बनाया था, D1 D2 D3, यही 3 कंडीशन बनी थी। यहाँ की सिचुएशन में क्या किया गया, डायरेक्टली किया क्या गया, m प्लस n कर दिया गया, जो भी रिजल्ट आया वही था रिजल्टेंट एडिशन का। ठीक है, इस तरह से समझिए फंडामेंटल है क्या। जहाँ पे सिचुएशन इस टाइप की बनेगी, जहाँ पे सिचुएशन इस टाइप की बनेगी, इन दोनों का वो हो जाएगा। अब एग्जाम्पल कैसे लेंगे, एग्जाम्पल लेने के लिए करते क्या है, एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके फंडामेंटल एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा आपका। फंडामेंटल में करें क्या, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन क्या लेते हैं, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, इन अ क्लासरूम देयर आर 6 boys and 4 गर्ल्स। उसके बाद क्या कह रहा है, फॉर अ क्लास प्रेजेंट you have to take 1 boy and 1 girl। How many ways to find, how many, ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है क्लास है, उसमें 6 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, और क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको एक लड़का और एक लड़की, बॉय एंड ये लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एंड 1 बॉय एंड अ गर्ल, हाउ मेनी वेज टू फाइंड इट। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लड़का और एक लड़की की जरूरत है हमको, मतलब एज अ क्लास मॉनिटर मान लीजिए, या क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी मान सकते हैं, सीआर भी कहते हैं कई जगह पे, कई जगह क्लास मॉनिटर कहा जाता है, सीएम। क्या होता है, उसके लिए हमको क्या चाहिए होगा, एक लड़का और एक लड़की चाहिए होंगी रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे जो लगेगी सिचुएशन, मतलब लड़के कितने हैं पहले ये लिख लीजिए, बॉयज कितने हैं हमारे पास, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। बॉयज कितने हो गए हमारे पास, बॉयज हो गए 6, गर्ल्स कितनी हो गई, गर्ल्स हो गई हमारे पास 4। जो सिचुएशन बनेंगी यहाँ पे वो कैसे बनेंगी, वो बनेंगे ऐसे कि एक लड़का चाहिए या एक लड़की चाहिए। ठीक है, तो जैसे गेट वाली बात आपने सुनी होगी, गेट वाली कहानी याद होगी आपको, क्लास में घुसने के कितने थे, एम गेट से, मतलब D1 D2 D3 D4, वो एम बना लिया हमने। उसी तरह निकलने के कितने थे, एग्जिट करने के 3 थे, इसको हम लोग ने एन बना लिया था। तो सिचुएशन क्या बनती थी यहाँ पे, हमको पता है कि यहाँ पे लगना क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगना, और वो भी मल्टीप्लिकेशन ही लगना है, क्योंकि एक बॉय और एक गर्ल दोनों अलग अलग हो नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉयज़ हैं उनको हम लोग एम मान सकते हैं, और जो गर्ल्स हैं उनको एन। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, एम इंटू एन, एम इंटू एन इज इक्वल टू, बॉयज़ कितने हैं 6 हैं, और एन कितने, मतलब लड़कियाँ कितनी हैं 4 हैं, टोटल जो वेज बनेंगे वो कितने बनेंगे 24 वेज। समझ गए, तो इस तरह फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। लेकिन अब इसमें सिचुएशन क्या है, सर आपने मल्टीप्लिकेशन तो बताया, अब एडिशन कैसे होगा। तो एडिशन ऐसे होगा भैया कि बस यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन में बस धीरे से चलना है। यहाँ पे हम लोग को कहाँ पे, जहाँ एंड लिखा हुआ है, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, एंड तो भूल जाइए, एंड लिखा था, यहाँ की जो सिचुएशन बनेगी वो बन जाएगी केवल और वाली। जब यहाँ 1 बॉय
और अ गर्ल, ठीक है, 1 बॉय और अ गर्ल। यहाँ पे क्या सिचुएशन लगेगी, या एक लड़का लेना है या फिर एक लड़की लेनी है। बस दिमाग में इतना आ गया कि एक लड़के को क्लास मॉनिटर बनाइए या एक लड़की, कोई सिचुएशन ही नहीं है। मतलब टोटल बच्चे जितने भी हैं उतने में से बस एक को क्लास मॉनिटर बनाना है, ये सिचुएशन बननी है। तो फेवरेबल केस बन जाएंगे, तब एडिशन वाला फॉर्मेशन लगेगा। एडिशन वाले जो फॉर्मेशन लगेंगे वो क्या लगेंगे, वो ये लगेंगे कि बॉयज हमको पता है कितने हैं, बॉयज हैं 6 और गर्ल्स हैं 4। सिचुएशन जो बनेगी, बॉयज वाली m बनेगी, गर्ल्स वाली n बनेगी। तो हमको ये भी पता है कि एडिशन में जो फॉर्मेशन लगता है वो क्या लगता है, m प्लस n, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, 6 प्लस 4, टोटल वेज कितने बनेंगे, 10 वेज। ये होगा एडिशन से सॉल्यूशन। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मल्टीप्लिकेशन से सॉल्यूशन। इतना दिमाग में एक चीज आया होगा इस सब कॉन्सेप्ट को देख के, कि जो हमारा जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, वो क्या कहता है, वो सिचुएशन देता है हमेशा एंड वाली। इसकी वाली एंड वाली सिचुएशन में हमेशा यूज होता है। और जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन होता है वो और वाली सिचुएशन में हमेशा यूज होता है। ऑलवेज यूज इन और कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, इज ऑलवेज यूज इन एंड कंडीशन, ठीक है। यहाँ से ये चीज क्लियर हुआ कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होती है। इस स्टेप से बताया और इस क्वेश्चन को लेके समझाया। जहाँ से आपका दोनों क्लियरेंस हुआ, ये मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट बना, ये एडिशन का कॉन्सेप्ट बना। क्वेश्चन एक ही था, सिचुएशन अलग अलग हुई। कैसे सिचुएशन अलग अलग हुई, हुआ क्या, यहाँ पे एंड और लगा के दोनों सिचुएशन बनाई गई। पहली वाली जो कंडीशन बनी वो क्या बनी हुई थी, पहली वाली जो कंडीशन बनी वो बनी एंड वाली। दूसरी वाली जो कंडीशन बनी वो क्या बनी, और वाली। तो दोनों सिचुएशन बनाया और दोनों सिचुएशन के साथ साथ इसको सॉल्व कराया। इससे आपका फंडामेंटल पूरा पूरा क्लियर हुआ। हमने कॉन्सेप्ट भी बताया, उसके बाद हमने उस पर क्वेश्चन भी बताया, इस तरह से सॉल्व करने का तरीका भी बताया। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इतना, थैंक यू।